नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका अपने कार्यक्रम कृषि दर्शन में। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि रबी का मौसम है और रबी के मौसम में जो फसलें बोई जाती हैं उनमें एक मुख्य क्रिया होती है बीजोपचार की। तो बीजोपचार का क्या महत्व है और इसको किस प्रकार से किया जा सकता है और बीजोपचार के महत्व के बारे में आज आपको बताने के लिए यहाँ स्टूडियो में हमारे साथ उपस्थित हैं कृषि महाविद्यालय गंजबसौदा से पधारे हुए वैज्ञानिक एवं पादप रोग विशेषज्ञ डॉक्टर श्री आशीष श्रीवास्तव जी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ मैं सारे किसान भाइयों की ओर से। नमस्कार किसान भाइयों। तो सर, जैसा कि रबी का मौसम आने वाला है और फसलें बोने से पूर्व बीजोपचार किया जाता है, तो ऐसी क्या स्थिति है, क्या कारण है कि बीजोपचार किसान को करना ही चाहिए, जो कि बहुत आवश्यक भी है? बहुत ही अच्छा प्रश्न किया आपने स्वप्निल। जैसा कि सभी लोग जानते हैं और हमारे किसान भाई लगातार जी देखने में आता है कि जब फसल की बोनी कर देते हैं, बोनी करने के बाद शुरुआत से लेकर फसलों की कटाई तक जी कई प्रकार के रोगों की जो है समस्या किसान भाइयों के सामने आती है जी और इसकी वजह से किसानों की जो फसल को काफ़ी नुकसान होता है। जी और मुख्यतः जो नुकसान देखा गया है वो दलहनी फसलों में, चने में जो उकटा रोग की मैं बात करूं, जी उकटा रोग से काफ़ी ज़्यादा फसल प्रभावित होती है। सूखा जड़ सड़न रोग है जी और ये सारे रोग मृदा जनित रोग हैं। जी इन रोगों का खड़ी फसल पर कोई भी प्रभावी उपचार नहीं है। जी तो किसान भाइयों के बुआई के पूर्व बीजोपचार एकमात्र ऐसा तरीका है जी जो मृदा जनित जो फंगस है जी उससे बचने के लिए जी सही समय पर सही फफूंदनाशक दवाओं का अगर किसान भाई इस्तेमाल करते हैं जी तो मृदा जनित और बीज जनित रोगों से हमारे किसान भाई बचकर अच्छी पैदावार ले सकते हैं। देखा किसान भाइयों, कितना ज़रूरी है एक बीजोपचार करना। जैसे कि छोटे बच्चों में बीमारी आती है, पोलियो आता है, खसरा आता है, उनसे बचाव के लिए उनका टीकाकरण करवाया जाता है, वैसे ही फसलों के बीजों को बोने से पहले बीजोपचार करना आवश्यक है। तो डॉक्टर साहब, ऐसी कौन कौन सी बीमारियां हैं जो बीजों के उपचार नहीं करने से किसान भाई को सामना करना पड़ता है? देखिए, बहुत सारी बीमारियां हैं। मुख्य रूप से जैसे कि मैंने बताया, मृदा जनित जो फफूंद है जिसमें उकटा रोग प्रमुखता दलहनी फसलों को काफ़ी प्रभावित करता है। उकटा के साथ साथ दलहनी फसलों में सूखा जड़ सड़न रोग है, तना सड़न रोग है। ये रोग दलहनी फसलों में चना हुआ, मसूर हुआ, इसकी फसल को काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करते हैं। साथ में चूँकि जो बीमारी होती है वो बीज जनित भी होती है और मृदा जनित भी होती है। और मृदा जनित जो बीमारी होती है ये जब बीज की किसान बोनी करता है उसके साथ ही जो है फंगस पौधे के अंदर चला जाता है और खड़ी फसल पे काफ़ी ज़्यादा रोगों का प्रकोप होता है। चाहे हम गेहूं की बात करें तो गेहूं में जो कंडवा रोग है जिसमें कि बाल काली हो जाती है, वो रोग है। ईयर कोकिल रोग है। ये भी प्रमुखता जो है काफ़ी ज़्यादा जो है फसल को प्रभावित करता है। साथ में गेहूं में आने वाला करनाल वंट जो एक बीमारी है जो कि बहुत ही खतरनाक बीमारी है, यह भी बीज के माध्यम से होती है और जो है फसलों को काफ़ी ज़्यादा जो है नुकसान करती है। जी, तो किसान भाई, आशा करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा कि कौन कौन सी बीमारियां हैं जो काफ़ी भारी नुकसान पहुंचाती हैं बड़ी अवस्था में आके, तो उनका उपचार आपको बोने से पूर्व ही कर लेना ज़्यादा आवश्यक है। तो सर, मृदा जनित बीमारियां और बीज जनित बीमारियां क्या होती हैं, क्या लक्षण हैं इनके और कैसे इसके सबसे रक्षा कर सकता है किसान अपनी फसलों की? देखिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है क्योंकि कहीं ना कहीं किसान भाई बहुत ज़्यादा जो है संकोच तो रहता ही है, उनके साथ साथ वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज भी हो जाते हैं। तो मृदा जनित बीमारी ऐसी बीमारी है जिनका रोगजनक मिट्टी के अंदर उपस्थित रहता है और ये रोगग्रसित पौधे जो कि पिछले साल जब किसान ने फसल लगाई है और वो रोगग्रसित पौधे जब खेत के अंदर पड़े रहते हैं तो वो खेत के अंदर जब वो किसान फसल की तैयारी करता है तो उसमें जो है आसानी से मिल जाती है और वो जो है उस पर जो है मृदा जनित फफूंद, जैसे कि मैं कुछ फफूंद फंगस के नाम भी बताना चाहूँगा किसान भाइयों को। फ्यूजेरियम है, राइजोक्टोनिया है, एस्परजिलस है, पीथियम है, फाइटोप्थोरा, ये सारे जो मृदा जनित जो फंगस हैं ये ज़मीन में जैसे ही किसान बोनी करता है ये बीज के साथ चले जाते हैं और आसानी से जो है फसल को प्रभावित करती है। और खड़ी फसल पर जैसे कि मैंने पहले ही बताया इन बीमारियों का
प्रभावी नियंत्रण के उपाय न होने से किसान को जो नुकसान होता है वो लगभग 20% से लेकर 50% तक जो है फसल प्रभावित होती है। इसी प्रकार अगर बीज जनित बीमारियों की बात करें तो मुख्य रूप से जो है गेहूं की फसल में, चाहे वो कंडवा रोग की, जैसे कि बताया मैंने, कंडवा रोग है, करनाल वंट है और ईयरको के लिए बीमारियां जो है बीज जनित बीमारियां, इस पर जो फंगस है, जो फफूंद है, वो बीज की ऊपरी सतह पर रहता है। कुछ बीमारियां आंतरिक बीज जनित होती हैं। तो जो बीज की अंदर भी जो है फंगस रहता है और इसका आसानी से नियंत्रण नहीं हो पाता है। और जैसे जैसे पौधा बढ़ता है और जब बाली अवस्था में जब गेहूं आता है, ईयर हेड स्टेज बोलते, उस समय अचानक देखने को मिलता है कि बाली पूरी काली पड़ गई और दाने की जगह काला चूर्ण भर गया, कुछ दाने काले पड़ गए। और कई बार ऐसा देखने में आता है कि आधी बाली में दाना भरा है, आधी बाली पीली पड़ जाती है और 90 डिग्री के रूप में मुड़ जाती है। तो इस प्रकार की स्थितियां किसान को काफ़ी ज़्यादा नुकसान करती हैं। जी, तो किसान भाइयों, देखा आपने कितना ज़रूरी है बीजोपचार करना और कौन कौन सी बीमारियां आपको सामने आ सकती हैं अगर आपने बीजोपचार ढंग से नहीं किया है। तो डॉक्टर साहब, एक और सवाल आता है कि किसान भाई को जानकारी के अभाव में कभी कभी ऐसा करते हैं कि वो सीड्रिल में ही डायरेक्ट फफूंदनाशक दवा मिला देते हैं। तो क्या तरीका है सही बीजोपचार करने का और किस तरह से बीजोपचार किया जा सकता है? बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि बीजोपचार करने का सही तरीका नहीं मालूम होने से बीजोपचार के फ़ायदे किसान भाइयों को नहीं मिल पाते। मैं यहाँ एक चीज़ और हमारे सभी किसान भाइयों को बताना चाहता हूँ कि बीजोपचार सिर्फ मृदा जनित बीमारियों को बचाने का एकमात्र तरीका नहीं है, उसके और भी अनेकों फ़ायदे हैं। पहला महत्वपूर्ण फ़ायदा है बीजोपचार करने से बीज की मात्रा में कमी, किसान प्रति हेक्टेयर बीज की मात्रा में कमी आ जाती है। दूसरा, अंकुरण प्रतिशत अच्छा होता है। जो बालियां बनने, नंबर ऑफ टिलर्स काफ़ी ज़्यादा आते हैं और कहीं ना कहीं जो बीज बोने के बाद अंकुरण नहीं होता, वो एक महत्वपूर्ण फ़ायदा जो है हमारे किसान भाइयों को मिलता है। जहाँ तक बीज उपचार करने के तरीके की, जैसे कि आपने कहा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है और किस तरीके से करें ये हमारे किसान भाई अवश्य जान लें। बीजोपचार करने के लिए किसान भाई एक शब्द हमेशा ध्यान रखें, FIR। एफ का मतलब आप किसान भाई समझ लें, फफूंद फंजीसाइड, जिसको कि हम फफूंद नाशक दवा के कह सकते हैं। आई का मतलब है इंसेक्टिसाइड, जिसको कि कीटनाशक दवा जो है कई बार किसानों के यहाँ कीड़ों की समस्या भी होती है, तो उस स्थिति में कीटनाशक दवा से उपचार भी करना पड़ता है। और आर का मतलब है राइजोबियम कल्चर, PSB कल्चर। तो इस सीक्वेंस से किसान भाई सबसे पहले जब बीज उपचार करे तो वो फफूंदनाशक दवा से करे। उसके बाद लगभग 5 से 7 मिनट के अंतराल के बाद जब वो पूरी तरह से दवा बीज के ऊपर चिपक जाए, इसके बाद कीटनाशक दवा का करे और अंत में जो है राइजोबियम कल्चर या PSB कल्चर करे। क्योंकि जो राइजोबियम कल्चर होते हैं ये जो है वायुमंडलीय नाइट्रोजन को दलहनी फसलें जो है संग्रहित करती हैं और ये जो है नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ाने में काफ़ी महत्वपूर्ण है। और PSB कल्चर जो ज़मीन के अंदर अनुपयोगी फास्फोरस जो पड़े हुए हैं, फास्फोराइज जो पड़े हुए हैं, उनको उपयोग में पौधे को लाने में काफ़ी महत्वपूर्ण काम करता है। तो इस प्रकार FIR का अध्ययन है। दूसरा एक और महत्वपूर्ण बात है, बीज उपचार करते समय किसान भाई जिस बात का गलती बार बार करते हैं वो समय का ध्यान नहीं रखते। दूसरा जो महत्वपूर्ण बात किसान को ध्यान रखना है, बीज उपचार के बाद जो है लगभग 72 घंटे पहले भी किसान भाई बीज उपचार कर सकते हैं। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि बीज उपचार करने के पश्चात उतना ही खाद मिलाएं जितना बीज बो सकें, क्योंकि खाद और बीज उपचारित बीज और खाद को साथ में मिलाकर ना रखें, नहीं तो कहीं ना कहीं जो है अंकुरण पर प्रभाव पड़ेगा। इस बात का विशेष तौर पर किसान ध्यान रखेंगे। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ?
अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। तो किसान भाइयों, जैसा आपने सुना अभी डॉक्टर साहब से बता रहे थे कि FIR पद्धति से आपको बीज उपचार करना है। पहले फंजीसाइड, फिर इंसेक्टिसाइड और उसके बाद राइजोबियम कल्चर से आपको उपचार करना है। तो सर ऐसे कौन कौन से इंसेक्ट भी आते हैं? जैसे कि आपने बताया फंगस आती है, फंगस के कारण बीमारी आती हैं। तो ऐसे कौन से इंसेक्ट हैं जिससे कि बीज का अंकुरण प्रभावित होता है? देखिए, चूँकि कीड़े जो है पौधे पर लगते हैं, शायद ऐसा बात हमारे अधिकतर किसान भाई समझते हैं, ऐसा नहीं है। बहुत सारे कीड़े जो मिट्टी के अंदर पाए जाते हैं, जो कि जड़ों को या बीज को क्षतिग्रस्त करने का महत्वपूर्ण काम करते हैं। शुरुआती अवस्था में यदि बीज क्षतिग्रस्त हो जाए या जड़ें कट जाएं तो पौधे की बढ़वार तुरंत रुक जाएगी या बीज अंकुरित ही नहीं होगा। और इन प्रमुख कीड़ों में ज़्यादातर जो है दीमक की समस्या मुख्य रूप से गेहूं और चने लगाने वाले किसानों के यहाँ, जो किसान भाई खरीफ की फसलों की कटाई के पश्चात भूसा को वहीं छोड़ देते हैं और चूंकि उसमें नमी रहती है तो दीमक तेजी से बढ़ जाता है। वो किसान ध्यान नहीं देता और जैसे ही बोनी करता है तो किसान को देखने में आता है कि पौधा अंकुरित होने हुआ और पीला पड़ के सूख गया। तो किसान भाई इस बात पर विशेष तौर पर ध्यान रखें कि दीमक की समस्या पूरे, अगर मैं मध्य प्रदेश की बात करूं, जहां सिंचाई के साधन की उपलब्धता उतनी ज़्यादा नहीं है, हल्की मिट्टी है, वहां दीमक की समस्या बहुत है पाई जाती है। दीमक के साथ साथ गेहूं में मुख्य रूप से जड़ माहू की बहुत बड़ी समस्या देखने को मिल रही है। और खड़ी फसल में किसान बड़ा परेशान हो जाता है कि भाई अब क्या करें, अब पूरी की पूरी फसल पीली पड़कर सूख रही है। इसी प्रकार चने में जो है कटुआ इल्ली और सब्जी वाली फसलों में वाइट ग्रब, काजू के जैसी एक इल्ली जो होती है, ऐसे कई कीड़े जो हैं मिट्टी के अंदर होते हैं जो कि फसल को प्रभावित करते हैं। तो इनसे किसान बचाव के लिए जो कीटनाशक दवाएं हैं उससे उपचार कर सकता है। और उन कीटनाशक दवाओं में प्रमुख रूप से क्लोरोपाइरीफास काफ़ी प्रभावी और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ये आसानी से हमारे किसान भाइयों को हर जगह उपलब्ध हो जाती है। तो क्लोरोपाइरीफास दवा से बीज उपचार करें। लगभग 3 से 4 ml प्रति किलोग्राम के मान से इसका उपचार कर सकते हैं। इसके अलावा रस चूसक कीड़ों में मुख्य रूप से जो जड़माहू के लिए या खड़ी फसल में जो सफ़ेद मच्छर की ज़्यादातर समस्या देख रहे हैं, उसके लिए हमारे किसान भाई थायमेथोक्साम से बीज उपचार कर सकते हैं। इमिडाक्लोरोपिड का भी प्रयोग कर सकते हो। इस प्रकार की दवाएं जो है शुरुआती अवस्था के साथ साथ फसल के लगभग 1 महीने तक सुरक्षित रखती हैं, जिससे रस चूसक कीटों के साथ साथ मृदा जनित कीटों से फसल पूरी तरह से सुरक्षित रहती है। और किसान को शुरुआती अवस्था में होने वाले नुकसान से बचाने का सबसे अच्छा एकमात्र उपाय यही है। किसान भाइयों, जैसा कि आपने सुना, डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि FIR पद्धति से बीज उपचार करना कितना आवश्यक है। कौन कौन से कीट हैं जो पौधों की नन्ही अवस्था में पौधों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो आपको काफ़ी कुछ जानकारी मिल रही है और आशा करते हैं कि आप उस सारी जानकारी को नोट भी कर रहे होंगे। डॉक्टर साहब, एक और क्वेश्चन आता है, इस FIR में जो R का मतलब है राइजोबियम, तो ऐसे कई सारे सूक्ष्म जीव ऐसे हैं जो सूक्ष्म इनोकुलम जिसे बोलते हैं कि जिसके उपचार करने से वायुमंडल नाइट्रोजन या फास्फोरस का अच्छे से पौधे उपयोग कर पाते हैं। तो ऐसे कौन कौन से मुख्य सूक्ष्म जीव हैं जिनके उपचार कर सकते हैं? देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। जब किसान भाई बीज उपचार करने जा रहा है तो इस बात का भी विशेष ध्यान रखें कि बीमारियों से बचा लिया, कीड़े से बचा ले, लेकिन जो कल्चर है, चाहे वो हम राइजोबियम कल्चर की बात करें, चाहे हम PSB कल्चर की बात करें, क्योंकि दोनों ही महत्वपूर्ण हैं। राइजोबियम कल्चर मुख्य रूप से चूँकि रबी सीजन में चना है, मसूर है
और भी जो है, चाहे हम सरसों की बात करें, इस क्षेत्र में सरसों का भी काफ़ी एरिया बढ़ रहा है। और तो ये जो फसलें हैं कहीं ना कहीं वायुमंडलीय नत्रजन को, तो नत्रजन या जैसे कि कहें हम यूरिया जो किसान भाई डालते हैं उसकी बचत करने का, और प्राकृतिक रूप से जो है नत्रजन की उपलब्धता पौधे को मिले, इसके लिए राइजोबियम कल्चर काफ़ी महत्वपूर्ण माना गया है। और इसकी जो मात्रा है किसान भाई 5 ग्राम से लेकर 10 ग्राम तक जो है प्रति किलो बीज के हिसाब से, मतलब 1 कुंटल अगर वो चने में या मसूर में बीज उपचार कर रहा है तो राइजोबियम कल्चर की मात्रा 500 ग्राम से भी बढ़ाकर, अच्छा है ज़्यादा मात्रा रहेगी कोई नुकसान नहीं होगा, उससे वो बीज उपचार कर। लेकिन सबसे बीज की सबसे ऊपर की परत पर राइजोबियम कल्चर जाना चाहिए। जो किसान भाई गेहूं की बोनी कर रहे हैं वो पीएसबी और एजेटोबैक्टर, ये दोनों महत्वपूर्ण जो है जो कि जमीन में अनुपलब्ध रूप से पड़े हुए पोषक तत्व जैसे कि फास्फोरस है, पोटास है, जो कि अनुपलब्ध हैं और एक जगह रहते हैं, तो इनको पौधों को उपलब्ध कराने में काफ़ी महत्वपूर्ण काम जो है पीएसबी कल्चर करता है। और यही काम एजेटोबैक्टर, क्योंकि जो जीवाणु हैं वो मृदा में जीवांश की मात्रा तो बढ़ाते हैं, साथ में पौधों की वृद्धि के लिए काफ़ी कारगर रहते हैं। तो किसान भाई इसको सही तरीके से करेगा तो पूरा का पूरा लाभ हमारे किसान भाइयों को मिलेगा। जी किसान भाइयों, जैसा कि आप सुन रहे हैं, डॉक्टर साहब बता रहे हैं एफआईआर पद्धति से किस प्रकार से बीज उपचार किया जाता है। और आर में, एफआईआर में आर का क्या मतलब है, राइजोबियम कल्चर, पीएसबी कल्चर, इनके उपयोग से किसान भाई कैसे अपनी उत्पादन बढ़ा सकते हैं। और काफ़ी सर, जैसा कि पता है काफ़ी कम खर्च आता है बीज उपचार करने हाँ, काफ़ी कम खर्च है। मैं किसान भाइयों को बताना चाहता हूँ कि किसान भाई सही तरीके से यदि बीज उपचार करता है तो 1 हेक्टेयर में जो है 100 से 150 रुपये उसमें फफूंदनाशक दवाएं हैं, चाहे हम कीटनाशक दवा की करें बात या हम कल्चर की बात करें, इतना खर्च आता है। लेकिन 10 से 12% तक पैदावार में बढ़ोतरी सिर्फ सही तरीके से बीज उपचार करके किसान भाई कर सकता है। और मुख्य रूप से मैं एक बात और हमारे सभी किसान भाइयों को मैं कहना चाहता हूँ कि अभी हमने सभी रासायनिक दवाओं की तो बात की, लेकिन कई जैविक फफूंदनाशक दवाएं भी बीज उपचार के लिए काफ़ी प्रभावी होती है। और ऐसे किसान भाई जो जैविक विधि से या ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं उनके लिए जैविक कीटनाशक, जैविक फफूंदनाशक दवाएं काफ़ी प्रभावी हैं। उनमें मुख्य रूप से जिन किसान भाइयों का बहुता मात्रा में प्रयोग किया जाता है उनमें मुख्य रूप से ट्राइकोडर्मा है, उसके अलावा स्यूडोमोनास है। ये दोनों दवाएं, ट्राइकोडर्मा 4 ग्राम से लेकर 10 ग्राम तक किसान भाई ले सकता है, साथ में स्यूडोमोनास है, ये 10 ग्राम प्रति किलो बीज के लेकर उपचार करता है। और ये जो है मृदा में जो है रासायनिक तत्वों की मात्रा तो कम करती हैं, लेकिन साथ में जो है जो मृदा जनित फफूंद हैं इनकी ग्रोथ को, इनकी बढ़वार को रोक देती हैं। तो इनसे भी हमारे किसान भाई बीज उपचार करके लाभ ले सकते हैं। और साथ में मैं सभी किसान भाइयों से कहना चाहता हूँ, कोशिश करें कि खर्चा कम से कम करें। अगर शुरुआती अवस्था में बीज उपचार करना है तो गाय का गोमूत्र भी बहुत ज़्यादा प्रभावी है, गाय का गोबर भी बहुत ज़्यादा प्रभावी है, और नीम से बनी हुई कीटनाशक दवाएं भी मृदाजनित कीटों के लिए बहुत प्रभावी होती हैं। और कहीं ना कहीं जब गोमूत्र का हमारे किसान भाई उपयोग कर रहे हैं तो एक बात ध्यान रखें, 15 दिन पुराना अगर गोमूत्र से उपचार कर लिया तो ना तो मृदा जनित फफूंद से नुकसान होगा, ना ही कीटों से नुकसान होगा, और हमारे किसान भाई भरपूर पैदावार ले सकते हैं। तो किसान भाइयों, देखा आपने कि कितने कम खर्च में आप बीज उपचार करके काफ़ी सारी बीमारियों से बचा ही सकते हैं फसलों को, इसके साथ साथ पैदावार भी बढ़ा सकते हैं। तो आज बीज उपचार के महत्व के बारे में डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी जानकारी हमारे किसान भाइयों को दी। डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, स्टूडियो में आए और किसान भाइयों को नमस्कार किसान भाइयों, आज हमने चर्चा की बीज उपचार के महत्व के बारे में। कृषि महाविद्यालय गंज बासौदा से पधारे डॉक्टर आशीष श्रीवास्तव जी ने आपको बताया कि किस प्रकार से बीज उपचार किया जाता है, उनके क्या लाभ हैं और क्या सही तरीका है बीज उपचार करने का। तो अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होती है, तब तक के लिए नमस्कार। जाते जाते सुनिए खबरी खेती की। नमस्कार किसान भाइयों, कृषि दर्शन में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष मनाएगा भारत। रबी फसलों के समर्थन मूल्य, मटर बुआई का उचित समय, मक्का की बम्पर पैदावार, महिलाओं को भागीदारी योजना का लाभ। अब खबरें विस्तार से। केंद्रीय कृषि तथा किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि भारत वैश्विक स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष मनाने की तैयारी कर रहा है। श्री तोमर
बोत्सवाना के अंतर्राष्ट्रीय मामले और सहयोग मंत्री डॉक्टर लेमोगांग क्वापे के साथ नई दिल्ली में आयोजित एक बैठक में चर्चा कर रहे थे। उन्होंने दोनों देशों के किसानों उत्पादकों के लाभ में वृद्धि के लिए द्विपक्षीय व्यापार को और बढ़ाने की संभावना के बारे में बताया। दोनों मंत्रियों ने पोषक अनाज के गुण व महत्व के मद्देनजर बड़े पैमाने पर इनकी खेती को बढ़ावा देने पर जोर दिया। कृषि व संबद्ध क्षेत्रों में सहयोग के लिए जनवरी 2010 में दोनों सरकारों के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन समाप्त हो गया है। इसलिए दोनों मंत्रियों के ने इस क्षेत्र में दोनों देशों के बीच समझौता ज्ञापन को जल्द फिर शुरू करने की अपनी सहमति व्यक्त की है। केंद्र सरकार ने साल 2023-24 के लिए रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी कर दिए हैं। किसानों के हित में फैसला लेते हुए सरकार ने 6 फसलों के समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी करने का निर्णय लिया है। रबी सीजन की प्रमुख फसलें गेहूं, चना, मसूर, सरसों आदि के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 3 से 9% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। सरकार ने गेहूं की एमएसपी 110 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ा दी है, जिससे अब रबी सीजन 2023-24 के लिए गेहूं की खरीद 2125 रुपये प्रति क्विंटल पर की जाएगी। इसी प्रकार जौ के समर्थन मूल्य में 100 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। चना में 105 रुपये, सरसों राई में 400 रुपये और सूरजमुखी के दामों में 209 रुपये बढ़ाए गए हैं। खरीफ फसल की कटाई के साथ ही रबी फसलों की बुआई का भी समय आ गया है। इन दिनों किसान मटर की बुआई और उसकी उचित देखभाल कर अच्छी फसल प्राप्त कर सकते हैं। मध्य प्रदेश में मटर की अच्छी पैदावार होती है। विशेष रूप से महाकौशल क्षेत्र में मटर उत्पादन में प्रमुख है। मटर की बुआई का उपयुक्त समय अक्टूबर के अंत से लेकर 15 नवंबर तक का होता है। मटर के छोटे दाने वाली प्रजातियों के लिए बीज दर 50 से 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर तथा बड़े दाने वाली बीज प्रजातियों के लिए 80 से 90 किलो प्रति ग्राम हेक्टेयर पर्याप्त है। मटर की बुआई के पहले जमीन को अच्छी तरह तैयार कर ले। इसकी खेती के लिए मटियार, दोमट और दोमट भूमि सबसे उपयुक्त होती है। मिट्टी में कुछ नमी होना भी जरूरी है। मटर में शीत ऋतु की वर्षा के आधार पर 1 से 2 सिंचाइयों की आवश्यकता होती है। पहली सिंचाई फूल आने के समय और दूसरी सिंचाई फलियां बनने के समय करनी चाहिए। इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हल्की सिंचाई करें और फसल में पानी ठहरा न रहे। मटर की फसल सामान्यतः 130 से 150 दिनों में पकती है। इसकी कटाई दराती से करनी चाहिए। 5 से 7 दिन धूप में सुखाने के बाद बेलों से मड़ाई करनी चाहिए। साफ दानों को 3 से 4 दिन धूप में सुखाकर उनको भंडारण पात्रों में बीन में करना चाहिए। भंडारण के दौरान कीटों से सुरक्षा के लिए एल्यूमिनियम फॉस्फाइड का उपयोग किया जा सकता है। यदि किसान कृषि में कुछ नया और हटकर प्रयोग करे तो सफलता निश्चित होती है। ऐसे ही एक किसान है इंदौर जिले के छोटे से गांव भोंडवास के जीवन सिंह परिवार नाम के इस किसान ने पहली बार सोयाबीन के साथ केवल 1 एकड़ खेत में मक्का की भी खेती करी। मक्का की खेती में उन्हें करीब 35 क्विंटल फसल मिली, वो भी उच्च कोटि की। मक्का के उत्कृष्ट उत्पादन के लिए उन्हें पुरस्कृत भी किया गया। श्री परमार की खेती की खास बात यह है कि वे जैविक कृषि को अपनाते और प्रोत्साहित करते हैं। लंबे समय से सोयाबीन की खेती करने वाले जीवन सिंह को इंदौर कृषि विज्ञान केंद्र और आत्मा प्रोजेक्ट का भरपूर साथ मिला। समय समय पर उनके मार्गदर्शन और सहयोग से ही इस किसान ने परंपरागत खेती से हटकर कुछ नया करने का निर्णय लिया। आज जीवन सिंह परमार मक्का की खेती कर अत्यंत खुश हैं, क्योंकि उन्हें इसमें सोयाबीन से भी अधिक मुनाफा मिला है, नाम मिला है और नई पहचान मिली है और वह बन गए हैं अन्य किसानों की प्रेरणा। हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है, जिसमें महिलाओं की अहम और महत्वपूर्ण भूमिका है। देश में प्रमुख फसलों के उत्पादन में महिलाओं की भागीदारी करीब 75% है। महिलाओं को कृषि क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा कई योजनाएं चलाई जा रही है। इसी सिलसिले में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा भी कृषि में महिलाओं की भागीदारी योजना शुरू की गई है। यह योजना महिला कृषकों को प्रशिक्षण के माध्यम से कम लागत की कृषि तकनीकी चुनने, इसे समझने एवं अपनाने योग्य बनाने के लिए योजना संचालित है, जिससे कि महिला कृषकों के जीवन स्तर में सुधार हो और उनमें निर्णय क्षमता का विकास हो सके। योजना के अंतर्गत महिलाओं के लिए बेंचमार्क सर्वे, तकनीकी प्रशिक्षण, स्व सहायता समूह गठन प्रशिक्षण, विशेष प्रशिक्षण एवं अंतर जिला अध्ययन भ्रमण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। प्रदेश में बड़ी संख्या में महिलाएं इस योजना का लाभ उठाकर अन्य महिलाओं की प्रेरक बन रही है। एक ग्रामीण
कृषि विकास अधिकारी क्षेत्र के 2 से 4 ग्रामों में से प्रशिक्षण के लिए 25 कृषक महिलाओं का चयन कृषि योग्य भूमि, सिंचाई के साधन, पशुधन आदि सूचकों को आधार मानकर लघु सीमांत परिवारों की 50 महिला कृषकों का सर्वे करके किया जाता है। योजना में भाग लेने के लिए स्थानीय ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी से संपर्क किया जा सकता है। अभी के लिए खबरों में बस इतना ही। अब मुझे इजाजत दीजिए। धन्यवाद।